हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे इसमें ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। तो ये है घटना चक्र पॉइंटर फिजिक्स। और फिजिक्स में जैसा कि अभी हमने बताया कि ऊष्मागतिकी और ऊष्मा पढ़ रहे थे हम, तो उसके आगे का कंटेंट इसमें हम शुरू करते हैं। और आगे हम इसी में आज पढ़ेंगे तरंग गति। तो तरंग और तरंग गति, इस प्रकार से ध्वनि भी देखेंगे, अगर हो जाएगा तो उसको भी करेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। और शायद आपने पिछले वाले लेक्चर देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स उनको आप देख लें क्रम से। शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता का मतलब क्या है कि निम्न आर्द्रता। अगर आर्द्रता कम है मतलब कि शुष्कता है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन कह रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। और कारण दिया है ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, कथन जो है सही है और कारण गलत है। कारण में कह रहा था कि वायुमंडलीय दाब बढ़ता है ऊंचाई बढ़ने पर, लेकिन ये गलत है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता जाता है। और यहाँ पर पहला जो कथन दे रहा था, कह रहा था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। ये बात यहाँ पर सही है, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर चलते जाते हैं तो वहाँ पर क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। इसका मतलब ये है कि पानी जल्दी बॉयल होने लगेगा। पानी जैसे कि साधारण अगर ज़मीन में हम उसको उबालें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है, भाप में बनना चालू होता है। लेकिन अगर हम ऊंचाई पे चले जाएं तो वो 70 या 80 डिग्री पे ही होने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हम वहाँ पे खाना भी पकाएंगे खुला, मतलब कि खुले किसी बर्तन में, तो खाना वहाँ पे देर में पकेगा। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है अंदर का, वो वायुमंडलीय प्रेशर से ज़्यादा है। इसीलिए वायुमंडल के इतने ज़्यादा प्रेशर डालने के बावजूद हमें दाब महसूस नहीं होता है। और हमारे शरीर में अगर कहीं पर भी चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से ब्लड बाहर इसीलिए आता है क्योंकि हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो कम होता तो हमारी चोट लगने पर हमारे शरीर से ब्लड बाहर नहीं आता, क्योंकि बाहर का दाब जो होता उसको क्या कर देता, नीचे ही दबा के रखता। पुनः देखिए, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन दिया है कि ताप में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। और कारण दिया हुआ है ताप में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर देखिए, जो कथन दिया है कि ताप में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, ये गलत है। श्यानता का मतलब होता है किसी चीज़ का गाढ़ापन। ग्लिसरीन और साधारण से जैसे आप जो ये मान लीजिए लगाते हैं ग्लिसरीन, जैसे हम कई तरह की जो आती हैं, तो वो जो ग्लिसरीन है, इस ग्लिसरीन को गर्मी में आप देखिए तो क्या हो जाती है, थोड़ा सा गीली गीली, मतलब ढीली हो जाती है वो। तो इसका मतलब उसकी श्यानता क्या हो गई, गर्मी बढ़ने से, ताप बढ़ने से कम हो गई। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा बात बोल रहा था। दूसरा यहाँ पर दिया है कि तापमान में वृद्धि से अणुओं की गति बढ़ जाती है। ये कारण यहाँ पर सही है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे अणुओं की जो गति है वो बढ़ जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलता है। जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, जैसे हम इसका ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं, तो जब ये खाना पकता है तो क्या होता है कि अधिक दाब हो जाने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने का जो पॉइंट है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर पानी उबल रहा था 100 पे, तो वो फिर कब उबलेगा, 120 पे उबलेगा। तो 120 डिग्री पर अगर उबल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी दाल पक रही थी, चावल पक रहा था, जो भी पक रहा था, उसको पहले 100 डिग्री मिल रहा था टेम्परेचर, अब कितने मिलने लगा, 120 मिलने लगा। तो वो क्या होगा, वहाँ जल्दी से पक जाएगा। वही बात देखिए फिर से, मतलब आया है कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों पक जाता है जल्दी। अगला यहाँ पर दिया है, देखिए प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था या हैंडल लगाया जाता है। कारण यहाँ पर दिया गया है कि एबोनाइट मजबूत होता है। तो यहाँ पर देखिए, कथन और कारण ये दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, प्रेशर कुकर में जो हत्थे लगे होते हैं वो एबोनाइट के हत्थे लगाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो एबोनाइट के हत्थे मजबूत होते हैं,
तो इसलिए नहीं लगाया जाता उनको कि वो मजबूत होते हैं, बल्कि वो इस कारण कि वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऊष्मा के कुचालक जब होते हैं वो, तो जैसे हम उसको पकड़ के बाहर निकालते हैं तो वो हमें गर्म नहीं लगता है, ये कारण है इसका। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। तो मतलब प्रेशर कुकर जैसे है हमारा, उसके अंदर तापमान कितना ज़्यादा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ऊपर उसमें जो एक सीटी लगी होती है वो, तो उसके छेद पर, और उसमें कितना वजन रखा है। मतलब कि जो सीटी रखी है वो सीटी का वजन क्या है। अगर ज़्यादा वजन है तो क्या होगा कि उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर बन जाएगा। जब पानी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो पहले आयतन घटता है और बाद में बढ़ता है। जैसे 0 डिग्री है मान लीजिए, तो 0 डिग्री से क्या होगा कि जब ये 4 पे आएगा तो 4 डिग्री पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे अधिक उसका घनत्व होता है पानी का, और घनत्व अधिक होने का कारण मतलब क्या, वो सिकुड़ता है। लेकिन 4 डिग्री से जैसे हम आगे की ओर गर्म करने लगते हैं तब वो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तब क्या होगा? तो देखिए 9 डिग्री पे है, तो अब जब ये पहले आएगा कितने पे, 4 तक आएगा, तो 4 में क्या होगा, घट जाएगा। फिर जब 3 की ओर चलने लगेगा तो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जब 3, 2 और 0 तक जाएगा तो ये बर्फ तो जमेगा, लेकिन आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी की ऊष्मा एक समान होती है। ये देखिए, हमें कथनों पर विचार करना है और फिर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहले बोल रहा था कि 100 डिग्री सेल्सियस का भाप और 100 डिग्री सेल्सियस का पानी अगर दोनों उबल रहे हैं तो क्या ऊष्मा दोनों में क्या समान होगी? नहीं, भाप में ज़्यादा होगी। भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, तभी अगर भाप से जलते हैं हम तो टेम्परेचर भले ही उसका 100 है लेकिन हमें जलन ज़्यादा होती है। दूसरा यहाँ पर देखिए, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। ये भी यहाँ पर बात क्या है, गलत है। अगला है वातानुकूलन या वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। ये बात यहाँ पर सही है। देखिए जो हमारा वातानुकूलन होता है उसमें अंदर एक कुंडली लगी होती है और उसमें फ्रियान द्रव भरा जाता है। उसी फ्रियान द्रव के वाष्पन के माध्यम से वो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए मान लीजिए हम एक बोतल है, इसको हमने रख दिया पानी भर के। अब क्या होगा इसमें कि जब इसकी टेम्परेचर मान लीजिए पहले 35 डिग्री टेम्परेचर था, फिर ये धीरे धीरे होके अगर मान लीजिए 4 पे आया, तो 4 पे आने का मतलब क्या है, इसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा और आयतन जो है इसका कम हो जाएगा। तो जैसे इसका आयतन कम होगा तो ये पानी और नीचे की ओर आराम से सट जाएगा। मान लीजिए कि पहले फुल भरा हुआ था, अब यहाँ से इसका स्तर आ गया। अब क्या होगा, जब ये 4 डिग्री से नीचे को जमना शुरू होगा तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब आयतन इसका बढ़ेगा तो ये बोतल क्या होगी, फट जाएगी, चटक जाएगी। अगला यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो उसका स्तर क्या रहेगा। मान लीजिए एक ये गिलास है और इसमें एक ये यहाँ तक पानी भरा था, एक जल का वो एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया गया, तो जब ये पूरा घुल जाएगा तो इसके आयतन में क्या कोई प्रभाव आएगा? नहीं, इसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं आएगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न या मतलब कि बादलों वाली जो रातें होती हैं अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि जब बादल होते हैं तो वो पृथ्वी से छोड़ी गई जो ऊष्मा है उसको परावर्तित कर देते हैं। हम जानते हैं कि जैसे सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी की सतह को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। इसके बाद में रात्रि में यही जो ऊष्मा जो पृथ्वी को मिली हुई होती है ये ऊपर की ओर जाती है। यदि ऊपर यहाँ पर मान लीजिए बादल हैं तो वो बादल क्या करते हैं कि इस ऊष्मा को नीचे की ओर फिर से
परावर्तित कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बादल वाली रातें होती हैं वो गर्म होती हैं अपेक्षाकृत स्वच्छ रातों के। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि उसमें से श्वसन दर घट जाती है। मतलब जब आप फ्रीजर में कोई फल रख देते हैं तो वो काफ़ी समय तक चलता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि श्वसन दर कम हो जाती है। और श्वसन दर कम होने से जो बैक्टीरिया होता है या जो ख़राब करने वाले जो भी जीवाणु होते हैं वो सक्रिय नहीं रह जाते हैं, इसलिए वो फल को जल्दी ख़राब नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो इसमें वृद्धि होगी क्योंकि वहाँ पर दाब धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो दाब कम होता जाता है, और दाब कम होने से क्या होगा कि वो गुब्बारा जो है उसका आकार बढ़ जाएगा और एक सीमा पे आके वो क्या होगा, फट जाएगा। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये कारण कथन है, और कारण दिया है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो कथन है ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि जो कारण है वो गलत है। कैसे, देखिए ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल बात सही है, तभी हम ठंडी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, स्वेटर वगैरह। कारण यहाँ पर कह रहा था कि ऊनी वस्त्र जो है प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात तो ठीक है कि प्रोटीन के बने होते हैं वो, लेकिन ऊष्मा के कुचालक होते हैं ऐसी बात नहीं है। बल्कि हमें शरीर में जो मतलब इन कपड़ों को पहनने से गर्मी होती है वो ऐसे होती है कि मान लीजिए हम एक स्वेटर पहने हैं तो इसमें क्या है कि इसमें भर जाती है वायु, और ये जो वायु होती है ये वायु हो जाती है कुचालक। तो वायु ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए हमारे अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए हमें गर्म मतलब रखते हैं ये कपड़े। यहाँ पर देखिए एक सही कथन जो नहीं है वो ये नहीं है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये बात गलत है। आर्द्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वायु का में जो वेग है ध्वनि का वो बढ़ता जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल दिया जाए तो क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो कमरा थोड़ी अधिक मतलब हमें गर्मी देने लगेगा। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है तो उसे पुनः अगर उसी स्थिति पर लाना है तब उसमें से कितना उसको गर्म करना पड़ेगा, तो उसको गर्म करना पड़ेगा 327 डिग्री। अब अगला अपना टॉपिक है तरंग गति। तो तरंग गति को हम समझते हैं। तो देखिए तरंग क्या होता है, तरंग एक जस्ट विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है। तो तरंग एक विक्षोभ है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। और देखिए जो तरंगें होती हैं वो मुख्यतः दो तरह की होती हैं, तरंगें मुख्यतः दो तरह की होती हैं, एक होती हैं यांत्रिक तरंगें और एक होती हैं अयांत्रिक तरंगें, या फिर हम कहते हैं कि उनको विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो यांत्रिक तरंगें कौन सी होती हैं, यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगें वो तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अगर हम यांत्रिक तरंगों की बात करें तो जो यांत्रिक तरंगें हैं वो दो तरह से बांटी जाती हैं, एक होती हैं अनुप्रस्थ और दूसरी कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पर जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें वो तरंगें होती हैं जो मतलब जिनकी चलने की दिशा और उनके कण के कंपन जो होते हैं वो 90 डिग्री में होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लंबवत होते हैं। यहाँ पर जो अनुदैर्ध्य होती हैं वो चलने की जो दिशा होती है मतलब गति का और उनके कण वो एक ही दिशा में होते हैं। तो इस प्रकार से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब देखिए जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, थोड़ा सा अगर हम जाने तो इनमें क्या है कि ये जो चलती हैं सिर्फ ठोस पे चलती हैं, किस में चलती हैं, ठोस पे। अनुदैर्ध्य जो तरंगें होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब चलिए इसके अब हम कंटेंट देखते हैं। देखिए दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अब ये देखिए ये दीर्घ रेडियो तरंगें जो हैं ये अपनी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो ये परावर्तित कहाँ से होती हैं, ये परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। जैसे
हम नीचे अगर मान लीजिए एक उपकरण लगा के इसको क्या करते हैं कि ऊपर की ओर प्रेषित कर देते हैं, ठीक है। रेडियो हमारा कैसे काम करता है, वो ऐसे ही काम करता है कि हमने एक डिवाइस नीचे लगाया, इससे जो भी प्रसारण करना था हमने ऊपर की ओर इसको प्रेषित किया। पुनः फिर क्या होगा कि वहाँ एक आयन मंडल जो है भाई, जिस प्रकार से हमारी ये पृथ्वी पे नीचे जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर इस प्रकार से चले जाते हैं तो हमें एक आयन मंडल मिलता है ना। ये पृथ्वी में वायु की परतें हैं, तो आयन मंडल से क्या होता है कि ये जो रेडियो तरंगे हैं ये वापस पृथ्वी की ओर लौटा दी जाती हैं, और इसी से हमारा रेडियो का जो संचार है वो हो पाता है। पुनः देखिए, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, किससे, आयनोस्फीयर से या फिर आयन मंडल से। तो जो हमें बेतार का तार मतलब कि रेडियो सुन रहे हैं या अन्य चीज़ें कर रहे हैं वो इसके माध्यम से होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए ये प्रयोग में आते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर काम करता है वो कौन सा है, आयन मंडल है। तरंगें जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर वो तरंगें मतलब जो ध्वनि तरंगें हैं ये यांत्रिक तरंगें हैं, और यांत्रिक होने का मतलब इनको किसी न किसी माध्यम में चलना ही होगा, और बिना किसी माध्यम के ये नहीं चल सकती हैं, मतलब कि निर्वात में नहीं चल सकती हैं। तो तरंगें जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं वो कौन सी हैं, ध्वनि, मतलब कि निर्वात में नहीं चल सकती हैं। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, आवेशित कण होते हैं ये, और इन्हें हम तरंगें नहीं कह सकते हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में देखिए वही आया कि सही बात नहीं है कौन सी, कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये बात गलत है, क्योंकि कॉस्मिक जो किरणें होती हैं ये जस्ट आवेश होते हैं, कॉस्मिक एनर्जी। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब देखिए जैसे हम एक तरंग की बात करें, ये मान लीजिए हमारी इस प्रकार से ये तरंग चल रही है, ठीक है, ये तरंग चल रही है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त। तो देखिए ये इसमें क्या है, ये श्रृंग है, ठीक, इनकी जो हाई वहाँ पर पहुँचती हैं चीज़ें, मतलब जितनी ऊंचाई तक पहुँच रही है। और अगर हम देखिए यहाँ पर इसको ये बात करें, ये तो ये जो है ये कहलाता है आयाम, क्या कहलाता है, ये आयाम कहलाता है। और यहाँ से देखिए श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी, ये इसको कहते हैं तरंगदैर्घ्य या लैम्डा। यही बात अभी यहाँ पर पूछी थी। या फिर हम ये कह दें कि ये गर्त है देखिए, और एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को कहें तो इसको भी क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहेंगे। तो हमसे पूछ रहा था कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहेंगे। लैम्डा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों का। अगर कोई क्रिस्टल है उसकी संरचना को जानना है तब हम वहाँ पर एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की स्थिति का पता लगाता है वो रेडियो तरंगें होती हैं। तो देखिए जो राडार होता है, राडार किन तरंगों का यूज करता है, रेडियो तरंगों का। और इनसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक राडार लगाया, ठीक है, अब यहाँ से इसने रेडियो तरंगें प्रेषित की और यहाँ पर मान लीजिए कि एक जो वायुयान है वो उड़ रहा है, तो रेडियो तरंगें इससे टकराएंगी और पुनः वापस होंगी, और पुनः वापस होके इस राडार पे उसका पिक्चराइजेशन हमें देंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र से कौन सा वायुयान आ रहा है, कि मतलब कौन सी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, घटित हो रही हैं, ये पता चल जाएगा हमें। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है, ये कितनी होती है, 10⁻⁻7 मीटर। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है किसका, औरक तरंगों का। मतलब कि अगर रात में अंधेरा है और वहाँ पर हमें देखना है तो उसके लिए औरक्त किरणों का प्रयोग किया जाएगा, औरक्त तरंगों का। दूर संचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन, माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं दूर संचार के लिए, रेडियो तरंगें। और एमएफ जो एफएम होता है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का जो परास है वो कितना होता है, वो होता है 88 से
108 मेगा हर्ट्ज तक। तो ये मेगा हर्ट्ज, जब भी आप FM सुनते हैं तो उसमें बोलता है कि इतने मेगा हर्ट्ज से बोल रहे हैं, तो वही ये मेगा हर्ट्ज में उसकी आवृत्ति होती है। आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों का, क्योंकि ये एक्स किरणों के माध्यम से हम अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज कर पाते हैं। CT स्कैन के लिए प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों का। तो इस प्रकार से हम CT स्कैन लेते हैं, अंदर के प्रतिचित्रण लेते हैं डॉक्टर, फिर उसका इलाज हो सकता है। तो ये CT स्कैन एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। अगला अपना टॉपिक है ध्वनि। तो देखिए यहाँ पर है कि माध्यमों जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम, मतलब कि ध्वनि किसमें बढ़ते क्रम में, किसमें से बढ़ते क्रम कैसे चलेगी। तो यहाँ पर देखिए पहले दिया है 3 मतलब कि नाइट्रोजन, फिर इसके बाद दिया है 1 मतलब जल, और फिर इसके दिया है इस्पात। इसका मतलब ये है कि जो ध्वनि की चाल है वो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाती है, घनत्व तो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जैसे कि वायु में जो ध्वनि की चाल है वो कम होगी, फिर अगर जल में जाएं तो उससे अधिक होगी, फिर अगर और ठोस में जाएं तो उससे अधिक होगी। तो इस प्रकार से ये क्रम इसका रहता है ध्वनि का वेग का। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, धातुओं में होगा, ठोस में होगा। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से कहा गया कि अगर एयर है, वाटर है और सॉलिड है तो किस प्रकार से वो होगा। तो एयर में कम, फिर वाटर में ज़्यादा, सॉलिड में उससे ज़्यादा, ये इसका क्रम रहेगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी लोहे में, या फिर मान लीजिए कि कोई भी अगर ठोस है तो उसमें रहेगी। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस, अगर हम देखें तो तीनों माध्यमों में ये चल सकती हैं। यहाँ पर ठोस और गैस दिए गए हैं, लेकिन वो तीनों में चल सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस में। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है किसके, निर्वात के। म्यूजिक कंस्ट्रक्शंस के लिए जो हॉल की दीवारें बनाई जाती हैं वो ध्वनि की अवशोषक होनी चाहिए। अगर वो ध्वनि की अवशोषक नहीं होंगी तो क्या होगा कि ध्वनि पुनः उनसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आने लगेगी और क्लियर जो है व्यक्तियों को सुनाई वहाँ पर नहीं देगा। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य में कम से कम कितनी दूरी चाहिए, तो ये चाहिए 16.3 मीटर, 16.5 मीटर। क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो ध्वनि की जो प्रतिध्वनि हमें है उसके बीच का ध्वनि का आना और जाना, इन दोनों के हिसाब से अगर हम काउंट करें इसको तो हमें लगभग 33 मीटर होना चाहिए, 33 मीटर। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोई चट्टान है, हम यहाँ से तेजी से बोलें तो इस ध्वनि के जाने और वापस आने, इन दोनों का 33 मीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 16.5 मीटर की दूरी पर अगर कोई चट्टान है, हम वहाँ से बोलें तो उसकी प्रतिध्वनि हमें वापस आके क्या होगी, सुनाई देगी। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है, 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, और वायु के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वायु तो हमें चाहिए ही, ये कोई माध्यम चाहिए। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वायु के संचरण होने के लिए माध्यम वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सॉरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और दूसरा यहाँ पर दिया है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा जो कथन है वो यहाँ पर सही है। पराश्रव्य तरंगों के बारे में यहाँ पर देखिए चर्चा की गई है और बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो पराश्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जो हमारी सुनने की आवृत्ति से ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम तरंगों को इस प्रकार से बांटते हैं तो जैसे हम देखें तो 20 से 20,000 इसके बीच के हर्ट्ज की जो तरंगे होती हैं वो हम सुन पाते हैं। इससे नीचे की जो तरंगे होती हैं उनको अवश्रव्य तरंगे कहते हैं।
इनको कहते हैं श्रव्य तरंगे। इसके ऊपर जाओ आप तो कौन सी, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं कि ये कीड़ों को नष्ट कर देती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, ये भी ठीक है। और तीसरा है इनका उपयोग बीमारी के उपचार में किया जा सकता है, ये भी सही है। और चौथा है ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, तो ये भी बात यहाँ पर सही है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति, देखिए यहाँ पर आया ना कितनी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो वही हमने देखा कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ये श्रव्य कहलाती हैं, और इससे नीचे की अवश्रव्य कहलाती हैं, और इससे ऊपर की कौन सी कहलाती हैं, पराश्रव्य कहलाती हैं। एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी अगर किसी को कराता है कोई, तो वहाँ पर भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि वे ध्वनियाँ या पराश्रव्य तरंगों को निकालते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो निर्देशित होते हैं। तो ये से मान लीजिए कि ये चमगादड़ है, इसने पराश्रव्य ध्वनि यहाँ पर निकाली, यहाँ पर कोई टकराव था तो वो क्या करेगा कि ये ध्वनि इधर जाएगी और वापस फिर इसके पास आएगी, तो जान जाएगा वो कि यहाँ पर क्या है कि अगर कोई खतरा है कि नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो देखिए कथन यहाँ पर दिए गए हैं। हृदय अवश्रव्य आवृत्ति की कंपन करता है, ये बात ठीक है यहाँ पर। दूसरा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक है, नहीं। तो गैस में ध्वनि की गति जो है वो कम होती है ठोस और द्रव की तुलना में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बोल रहा है, तो ये वाक्य यहाँ पर गलत हो गया। अगला है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बात यहाँ पर सही है। मैक क्या होता है कि जो हमारी ध्वनि की गति है, ध्वनि की गति से अगर कोई ज़्यादा गति से अगर कोई वायुयान उड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वो मैक की गति से उड़ रहा है। फिर उसमें हम कह देंगे 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, इस प्रकार से उसकी गति हम माप सकते हैं। जैसे सोनिक, सुपरसोनिक, ये सब हाइपरसोनिक, ये जो हम मापते हैं तो ये भी इसमें इसी का प्रयोग, मैक का ही प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये बात यहाँ पर सही है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान हो सकता है, ये नुकसान होता है किसका, ओजोन का, क्योंकि जो इसकी जो गति होती है इतनी ज़्यादा होती है कि जब ये ओजोन क्षेत्र में उड़ता है तो ओजोन को वो क्या करता है, विघटित कर देता है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन कह रहा है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जो वायुयान की चाल, फिर से इसको देख लीजिए। कथन कह रहा है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 मैक पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिए ये गलत है, और कारण यहाँ पर दिया है कि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर होती है, ये कारण यहाँ पर सही है, क्योंकि अगर ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो ऊंचाई पर टेम्परेचर डाउन होता है, तो चूंकि टेम्परेचर डाउन होगा इसलिए वहाँ पर जो ध्वनि की चाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए ये यहाँ पर कथन गलत था। डेसिबल का प्रयोग किया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो लगभग कितनी डेसिबल की ध्वनि निकालते हैं, तो लगभग 30 डेसिबल। इसमें देखिए और भी आता है एग्जाम में, जैसे कि अगर साधारण फुसफुसाहट हो रही है, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे अगर बात कर रहे हैं लोग, तो 15 से 20 होगा उसका डेसिबल का माप जो होगा। अगर मान लीजिए साधारण बातचीत कर रहे हैं तो ये 30 से 60 होगा। अगर गुस्से में बात कर रहे हैं तो मान लीजिए 70 से 80 हो जाएगा। इसके बाद जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं जो चलती हैं तो उनमें मान लीजिए 90-95 होता है। अगर उसी में से जैसे कोई कारखाना यंत्र है वहाँ पर अगर है तो वहाँ पर लगभग 100 हो जाती है ना, 100 से 110 के बीच में उसकी डेसिबल हर्ट्ज हो जाती है, तो इसको डेसिबल हो जाता है उसका माप। तो ये भी आप याद करके रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है कि 100 डेसिबल का जो नॉइस है वो कहाँ से उत्पन्न होगा, तो यंत्र कारखानों से वो उत्पन्न होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना है, 45 डेसिबल।
मनुष्य के लिए जो शोर सहने की क्षमता है मैक्सिमम वो कितनी है 85 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है 60 डेसिबल, और इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर वहाँ पर दिक्कत बिल्कुल होती है। देखिए एक मजदूर है, वो एक पटरी, रेल की पटरी थी, वहाँ पर वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये पटरी है, यहाँ पर एक मजदूर कुछ काम कर रहा है। एक बच्चा है वो यहाँ पर इसमें कान लगा के सुन रहा है, और इस बच्चे को दो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। उसका कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने अभी देखा कि जो ठोस है उसमें जो चाल है ध्वनि की वो क्या है ज़्यादा होगी। तो पहले ये इससे जो जाएगी ध्वनि इस पटरी के माध्यम से वो इस बच्चे को सुनाई देगी, फिर एक वायु से आ रही होगी वो सुनाई देगी। तो इसलिए चूंकि ठोस में चाल अधिक होगी और इसकी चाल कम होगी, इसलिए उस बच्चे को एक बार अगर उसको कोई मान लीजिए वो हथौड़ी मार रहा है तो उसको क्या दो बार सुनाई देगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाएगा। ये किससे? उनकी ध्वनि गुणता के कारण। तो अगर ये ध्वनि की गुणता जो होती है उससे हम ये डिफरेंस लगा पाएंगे। कथन और कारण दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए कथन दिया है, अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। और कारण दिया हुआ है यहाँ पर कि दीवारों, छत एवं धरातल पर अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन को स्पष्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए अनुरणन, मान लीजिए कि दीवारें हैं, अगर ये ध्वनि को ऑब्जर्व नहीं कर रही हैं तो ध्वनि आएगी और इधर उधर, मतलब फिर टकरा के इधर आएगी, फिर टकरा के इधर जाएगी, तो अनुरणन होगा। इसका कारण वो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो दीवारें हैं, छत हैं, इनसे जो ध्वनि है वो परावर्तन उसका होने लगेगा। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे वाला जो वीडियो रहेगा उसमें जो कंटेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए इस चैनल में, अन्य वीडियो भी देखें, और नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।